नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, इससे पूर्व हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वर और व्यंजन, जितने भी हमारे वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है और उच्चारण के आधार पर इन वर्णों को किन नामों से हम बुलाते हैं, अर्थात उच्चारण के आधार पर इनके नामकरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ उच्चारण के पहले एक बार हम स्वर और व्यंजन को मिलाकर, यानी हम वर्णमाला में कितने वर्णों का प्रयोग करते हैं, ये कितने वर्ण होते हैं और उनमें से किन वर्णों का हम उच्चारण स्थान जानेंगे, पहले देख लेते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का जो एक सुव्यवस्थित क्रम, वर्णों का क्या सुव्यवस्थित क्रम है, वही क्या कहलाती है? वो वर्णमाला कहलाती है। और हिंदी के वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। वो 52 वर्ण हैं कौन से? सबसे पहले स्वर, स्वर की संख्या 11, आ से लेकर औ तक। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग है, ये स्वर हैं 11। उसके बाद आपका एक अनुस्वार, अंग और विसर्ग आह। अगर देखा जाए तो ये दोनों न तो स्वर्ग में आते हैं न व्यंजन में। इसीलिए इसे किशोरीदास जी ने क्या कहा था? इसे उन्होंने कहा कि ये अयोगवाह है। इनको नाम दिया क्या? अयोगवाह। अब अयोगवाह क्यों नाम दिया गया? क्योंकि योग न होने पर भी जो साथ रहे, किसी के साथ इसका योग न स्वर के साथ न व्यंजन के साथ है, तो योग न होने पर भी जो स्वर के साथ रहे वही क्या है? अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या कितनी? 2। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन में भी पहले हम बात करते हैं मूल व्यंजन। मूल व्यंजन की संख्या 33। अब इन 33 को 3 खंडों में बांटा गया। एक पहला आपका स्पर्शी, या उसी को वर्गीय भी कहते हैं। इनकी संख्या 25। कहां से कहां तक? का से लेकर मा तक। और ये 33 कहां से कहां तक है? का से हा तक। फिर आपका आता है अंतस्थ। इनकी संख्या 4। कौन कौन से? या, र, ला, वा। फिर आपका आता है कौन सा? ऊष्मी, 4। तीनों श और हा। ये आपके जो 25, 4, 29, 4, 33 हैं, ये 33 आपके मूल व्यंजन हैं। अगर मूल वर्ण यही पूछा जाता है तो ये 2 और ये 11, यानी अगर हम बात करें मूल वर्ण, कितना हो जाएगा? 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन। तो 3 2 5 1 6 और 3 1 4 46। अगर आपसे पूछा जाए मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण की संख्या कितनी है? 46 है। यह हो गया। इसके बाद अब आपका 46 तक हो गया। 6 कोनों और हैं, तो आपका आता है संयुक्त। संयुक्त में 4 हैं। कौन कौन से? आपके छ, त्र, ज्ञ और श्र। और फिर आपका आता है द्विगुण या उच्छिप्त की संख्या 2। कौन कौन से? डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी। ये तो हमने एक लिया। अब इसमें इनको छोड़कर इसके ऊपर के जितने भी हमारे वर्ण हैं
वो किस में जाएंगे, उनका उच्चारण स्थान अब हम लोग देखेंगे। यानी स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, व्यंजन, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्मी, इन सब के उच्चारण स्थान की बात हम लोग करते हैं। तो एक तरफ से हम चलते हैं उच्चारण स्थान में। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्वर की। तो स्वर में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आ ह्रस्व या दीर्घ। इसका उच्चारण स्थान कहां है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, और इसका नामकरण उच्चारण के स्थान पर आधार पर कंठ वर्ण कहते हैं। आ के बाद फिर आपका ई का उच्चारण स्थान कहां है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, और तालु से इसका नामकरण होता है तालव्य वर्ण। ई के बाद आपका ऊ का दोनों ह्रस्व और दीर्घ, तो ये आपका किस में जाएगा, मूर्धा की ओष्ठ किस में है, ओष्ठ में। ऊ का कहां पे आएगा, ऊ का आपका आएगा ओष्ठ में, इसलिए इसे ऊ को हम क्या कहते हैं, ऊ को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ये हमारे 6 हो गए, और चार हमारे बचे हुए हैं। कौन कौन से, एक आपका ए की बात करेंगे, और एक ओ की बात करेंगे। तो ए वास्तव में हम यहां पहले चर्चा कर लें, जैसे ए की बात करते हैं या ओ की बात करते हैं, ये दोनों किसके कारण, गुण के कारण निर्मित हुए, संयुक्त स्वर की श्रेणी में जाते हैं। तो ए का किस में आता है, आ धन ई, और ओ का किस में आता है, आ धन उ। ये रूप हुआ। और फिर ओ के साथ साथ हम औ और ऐ की बात करें, तो ये वृद्धि के कारण, किसके कारण, वृद्धि के कारण। तो अब यहां पर हम ऐ की बात करते हैं, किसकी, ऐ। तो इसमें हम जानते हैं कि ए बराबर क्या है, आ धन ई, और आ क्या है, कंठ वर्ण है, और ई क्या है, ई तालु उद्गम स्थान है। तो इन दोनों के आधार पर इसको हम कहते हैं कंठ तालव्य। और ओ की बात करें, ओ, तो यहां हम जानते हैं कि ओ बराबर क्या होता है, आ धन उ। तो आ क्या है, कंठ है, और ऊ क्या है, ओष्ठ है। तो इस आधार पर, कंठ और ओष्ठ के आधार पर हम इसे कहते हैं कंठोष्ठ वर्ण। ये क्या हुआ, ओ कंठ ओष्ठ यानी कंठोष्ठ। ये आपके वृद्धि के कारण ओ का निर्माण हुआ, ए का किस, औ और ऐ का, ए और ओ का किसके कारण, गुण के कारण। ये तो हमारा क्या था, स्वर जो 10 हैं। यहां बात आती है री की। क्योंकि रा का उच्चारण रा धन ई के रूप में होता है, इसलिए इसका अपना कोई उद्गम स्थान निर्धारित नहीं होता। अब फिर आपकी बात आती है किसकी, विसर्ग
और अनुस्वार अर्थात अयोगवाह। तो जो अनुस्वार है और विसर्ग है, अह का उच्चारण करेंगे तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कहां होता है? कंठ। तो ये खंड आपका। अब जब हम अनुस्वार की बात करते हैं तो यह चूंकि ना तो स्वर है न व्यंजन है, यह स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार क्या है? यह स्वर के बाद आने वाली कौन सी ध्वनि है? स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनि है। और अनुस्वार के लिए जानते हैं कि जिसकी ध्वनि कहां से निकलती है? नाक से। यानी इसका अनुस्वार का कहां है? नासिका। तो अनुस्वार को हम क्या कहेंगे? अनुस्वार को कहते हैं नासिक्य वर्ण। नासिका में एक और अभी चर्चा हम करेंगे, जब हम व्यंजन की बात करेंगे तो नासिक वर्ण में वो भी जाता है। तो अभी तो ये हमने स्वर और अयोगवाह यानी विसर्ग और अनुस्वार इनके ध्वनि उच्चारण स्थान को देखा। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करते हैं व्यंजन ध्वनियों की। अब उच्चारण स्थान किसकी बात करें? व्यंजन। तो व्यंजन में जैसा सबसे पहले व्यंजन में हम किसकी बात करेंगे? स्पर्शी। स्पर्शी में हमने इनका उच्चारण क्रम देखा था। उच्चारण क्रम कहां से था? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब कंठ कहां से? किसके किसके लिए? आपके का वर्ग के लिए। यानी का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उद्गम स्थान कहां है? कंठ है। यानी उनका उच्चारण स्थान कहां है? कंठ है। तो ये कंठ होने की वजह से इसका नाम होगा कंठ वर्ण। तालु में आपका कौन सा आएगा? चा वर्ग। चा, छा, जा, झा, या यानी चा वर्ग के वर्ण या व्यंजन किस में जाएंगे? उनका उद्गम स्थान तालु है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे तालव्य वर्ण कहेंगे। वहीं जब हम किसकी बात करते हैं? मूर्धा। मूर्धा से कौन से वर्ण निकलते हैं? स्पर्श होते हैं। मूर्धा से आपके टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, रा की बात हम करते हैं, तो यानी टा वर्ग के वर्ण हैं। मूर्धा उद्गम स्थान या स्पर्श की बात हम करते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मूर्धन्य वर्ण होगा। ता वर्ग के वर्ण जितने भी हैं वह किस में जाएंगे? वह दंत में जाएंगे। इसलिए इनका नामकरण होता है दंत वर्ण। और ओष्ठ में पा वर्ग। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, तो ये क्या है? ये ओष्ठ है, इसलिए इनका नामकरण होगा ओष्ठ वर्ण। ये तो हमारे स्पर्शी। अब यहीं पर आपसे हम जो कहे थे नासिक की बात हम करते हैं। इनका पांचवा यानी इनका जो पांचवा अक्षर है प्रत्येक वर्ग का, पांचवा वर्ण किसका? प्रत्येक वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को पंचमाक्षर भी कहते हैं। और यह भी क्या होता है? इसका उद्गम स्थान नासिका, और इसे हम कहते हैं नासिक वर्ण।
अब आपका आता है इसके बाद अगला, वो क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ में हम आप जानते हैं 4 वर्ण हैं, या, र, ल और वा। तो या जो है, या का उच्चारण स्थान कहाँ है? जब हम या की बात करते हैं तो यह तालु। या का उच्चारण कहाँ है? तालु। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। रा, रा और ला दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंतमूल। दंतमूल का मतलब हमारा मसूढ़ा। आप उच्चारण कीजिए र, देखिए ये दंतमूल यानी मसूढ़े पे जाके लग रहा है, तो दंतमूल या मसूढ़ा है। और वा की जब हम बात करते हैं तो ऊपरी दांत, वा का उच्चारण कीजिए वा, ऊपरी दांत और निचला ओष्ठ। वा का उच्चारण कहां से है? ऊपरी दांत प्लस निचला ओष्ठ। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दांत और ओष्ठ है तो इसे कहते हैं दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण। अब यहां अंतस्थ में कुछ और इनके नाम हैं जिसपे आपके कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जैसे या और रा, या और रा की बात करते हैं, और वा और ला। तो यहां से पहले हम या रा नहीं बल्कि या और वा की बात करते हैं। या और वा इसे कहा गया है अर्धस्वर। इसे क्या कहा जाता है? इसे अर्धस्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जब उच्चारित करते हैं तो ध्वनि इसकी कभी ध्वनि जैसी होती है और कभी व्यंजन जैसी, या यूं भी कह सकते हैं कि इनके उच्चारण अर्थात या व के उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। और रा को लुंठित ध्वनि भी कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? लुंठित। यानी उच्चारण जीव तालु से जब भी हम उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जिह्वा है या जीव है वह क्या होती है? तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। तो वो क्या हो? तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, इसीलिए इसे लुंठित ध्वनि कहा गया। और ला को कहा गया पार्श्विक ध्वनि। ला को क्या कहा गया? इसे पार्श्विक ध्वनि कहा गया। क्यों? उच्चारण के समय जो हवा या वायु है, जब आप ल का उच्चारण कीजिए तो जिह्वा के पार्श्व माने बगल, जिह्वा के दाएं बाएं यानी उसके बगल से वायु निकलती है, इसीलिए ला को पार्श्विक ध्वनि भी कहते हैं। ये तो हमारा अंतस्थ का हो गया। अब हम बात करने चल रहे हैं यहां ऊष्म या ऊष्मीय व्यंजन की बात करने चल रहे हैं। इसमें 4 ध्वनियां हैं, तीनों सा और हा। तो शा ये जिसे हम आप सीटी वाला, शंकर वाला इस तरह के नाम से बुलाते हैं, तो वास्तव में जब आप व्याकरण के खंड को यानी ध्वनि खंड को समझ लेंगे तो फिर सीटी और शंकर के स्थान पर इसे इसके नाम के आधार पर बुलाएंगे। तो शा का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। और इसे क्या कहेंगे? इसे तालव्य वर्ण कहेंगे। यानी अब तालव्य शा की बात हम करेंगे, शंकर या सीटी की नहीं। ये सा आपका मूर्धन्य यानी मूर्धा से, इसलिए इसे कौन सा सा कहेंगे? मूर्धन्य सा। और तीसरा सा आपका उद्गम स्थान दंत, इसीलिए इसे दंत वर्ण कहेंगे। और हा ये कंठ है। ह का उच्चारण कीजिए, बिल्कुल कंठ से इसकी ध्वनि निकलती है। और कंठ ही नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कंठ के भीतरी भाग से,
कंठ, और कंठ के कहाँ से, भीतरी भाग से। तो ये हमारी ध्वनि निकलती है। अब यहाँ तीनों सा के संबंध में हम आपको बताएं कि हम लोगों को बचपन में गुरु जी याद कराए हैं कि तालु, मूर्धा और दंत। तो तालु माने तालाब, तालाब कैसा होता है, गोला। तो जहां ऊपर गोला, जिस सा में ऊपर गोला बना है वह तालव्य है, यानी तालु से संबंधित है। कोई आपकी बात को बार बार काटता है तो आप कहते हैं मूर्धन्य पंडित न बनो, यानी जो कटा हुआ है वो मूर्धन्य। और तीसरा दंती। तो ये था हमारा मूल वर्ण, जो हमारे 46 मूल वर्ण थे। उन 46 मूल वर्णों के उच्चारण या उनके उद्गम की बात हमने की। फिर अगले खंड में हम अभी वर्ण से ही संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।